Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and we are going to do in today's class that is the daily current affairs MCQs and that is of 16th of June, 16 जून 2023 के एंड इससे पहले भी बेसिकली जो हम लोग MCQs करते हैं ना, ये मत सोचिएगा सिर्फ उसी दिन के ही होंगे, उससे पहले के भी होंगे, राइट तो इससे एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्लस उस दिन के भी कुछ MCQs जो है रिलेटेड न्यूज़ के वो भी कवर हो जाएंगे. ओके So let's get started. But before that, obviously the information हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज़ अवेलेबल इन हाइब्रिड वे, मतलब हाइब्रिड है तो इट मीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन आप जिसमें भी चाहें आप क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं. डेमो क्लासेस चल रही हैं एज ऑफ नाउ. आज हमारा सेकेंड डे था डेमो क्लासेस का. टोटल 10 डेमो क्लासेस होंगी, राइट. सो यू कैन ज्वाइन इन. यहाँ पर जो है नंबर्स दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर देयर कि क्या कैसे एंड ऑल सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा. तथास्तु ICS की ये जो वेबसाइट है आप यहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, राइट. सो एवरीवेयर यू विल बी गेटिंग दी information related to this demo classes and all. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है वो बच्चों के लिए जो इस बार मेंस में अपीयर करने चाह रहे हैं, मतलब अपीयर करने वाले हैं. चाह तो सबको ही रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, बट इस साल जो है वो अपीयर करेंगे. प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है तो 18th of June से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं. सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दिस थिंग. आप जो है फ्री में स्टार्टिंग में हम करा रहे हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके से जो है ये क्लासेस कराई जाएंगी, राइट. फिलॉसफी ऑप्शनल 23 जून को स्टार्ट होगा. एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम 24 जून को स्टार्ट हो रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 26th of June. ठीक है, बाकी सारी क्लासेस. स्कॉलरशिप टेस्ट भी है 25th जून को. इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि कितना आप स्कोर करते हैं तो कितना जो परसेंट आपकी फी में कम हो जाएगा, यू कैन गेट इट ऑब्वियसली बाय कॉलिंग ऑन दीज नंबर्स. आपको सारी डिटेल्स जो है वहां से मिल जाएंगी. चलिए, so let's get started with the very first question. Which country is the host for World Blood Donor Day 2023? कौन होस्ट है इसमें? अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया. इसमें से कौन सा है? सो इसका आंसर इज द ऑप्शन ए, दैट इज द अल्जीरिया. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है जून 14 को. हर साल जून 14 को इसको ऑब्जर्व करते हैं. देखिए इसको बेसिकली करने का क्या पर्पस है? ऑब्वियसली ब्लड डोनेट करना. अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को कैसे आप सेव कर पाएंगे जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की. इसलिए एक तरीके से ये अवेयरनेस प्रोग्राम है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक तरीके का ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जिससे कि आपको अवेयर कराया जाए कि ये जो ब्लड देने से आपको कोई नुकसान नहीं है लेकिन किसी को फायदा जरूर है, राइट. इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन. ब्लड दीजिए, प्लाज्मा भी ऑब्वियस सी बात है, उससे आपको आप जो है किसी को दे सकते हैं, उससे किसी की लाइफ बच सकती है. शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफ्टन. अक्सर जो है अगर आप चाहे तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू हैव अ रियली वेरी हेल्दी बॉडी. अगर आपकी हेल्दी बॉडी है तो बहुत जल्दी जो है आपका बॉडी रिकवर कर लेता है. डोनेटिंग ब्लड डज नॉट कॉज लॉन्ग टर्म वीकनेस. बहुत लॉन्ग टर्म वीकनेस नहीं होती है. फॉर द टाइम बिंग यू विल डेफिनेटली फील कि हाँ थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, बट बहुत जल्दी आप रिकवर कर लेते हैं. ब्लड वॉल्यूम दैट इज द प्लाज्मा इज रेप्लेनिश्ड विद इन 24 to 48 आवर्स में फिर से जो है वो बन जाता है, रिकवर कर लेता है. रेड ब्लड सेल्स आर रेप्लेनिश्ड विद इन 3 to 4 वीक्स. आप इस चीज को रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आप रेडी हो जाएंगे. कुछ टाइम पीरियड में आप फिर से रेडी हो जाएंगे इस चीज को करने के लिए. सो दिस इज क्वाइट गुड एक्चुअली. रिसेंटली कोविड डेटा जो है वो एक्चुअली लीक हुआ था तो इसीलिए दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली. द वेरी फर्स्ट statement is the Union Ministry of Health and Family Welfare created CoWIN, a digital portal to make it easier to register and verify COVID-19 vaccinations in India. Second is the Aadhaar card is required in order to register for vaccinations on the CoWIN site.
जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है वहां के लिए। थर्ड इज इट ग्रांट्स एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स दैट आर परमिटेड टू यूज इट्स APIs, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस बाय द गवर्नमेंट। यू हैव टू चूज दैट इसमें से कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस UPSC पूछ रही है, इसलिए जो है इसको यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ओके, यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ओनली 2। अभी देखते हैं कि इसमें जो कोविन है, कोविन ये जो कोविन आप लोग डेफिनेटली यूज करते होंगे इन ऑर्डर टू ऑब्वियसली लॉग इन कि हाँ भाई मेरे इतने वैक्सीन जो मैंने इतने वैक्सीनेशन ले लिए हैं 1 2 एंड ये सारे टाइप का जो है आई हैव डन, कौन सा वैक्सीनेशन लिया है वो भी उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, एंड इसको किया गया था फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन। इसके वैक्सीनेशन के पर्पज से, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के पर्पज से इसको किया गया था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है कि जो यूजर है दैट यूजर नीड्स टू प्रोवाइड देयर मोबाइल नंबर, उनको अपना मोबाइल नंबर देना होता है, एंड उसके अलावा कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ जो है वो भी देना होता है, जैसे कि आधार हो गया, पैन हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए। इस टाइप में से कोई भी जो आपकी आईडी प्रूफ है दैट यू कैन यूज। जनरली लोग जो है आधार कार्ड यहाँ पर यूज करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ बर्थ एंड दैट ऑफ द जेंडर, राइट। सो यही सारी चीजें जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको दी, मतलब आपसे जो है वो मांगी जाती है सारी डिटेल्स। कोविन APIs में क्या है, इसमें जो थर्ड पार्टी होती है उसको ऑथराइज किया जाता है access to its APIs, allowing them to offer vaccination booking services, so that जो वैक्सीनेशन बुकिंग जो बंदा करना चाहता है वो कर सके, इसलिए थर्ड पार्टी को जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक तरीके से ऑथराइज किया जाता है ताकि वो APIs को यहाँ पे जो एक्सेस है, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सके। पर्सनल डेटा कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय दीज एप्लीकेशंस आफ्टर OTP ऑथेंटिकेशन। सो OTP इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास जो है वो बेसिकली OTP से आप अगर इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं देन ओनली द डेटा कैन बी एक्चुअली शेयर्ड विथ एनीवन, राइट। रीसेंट डेटा ब्रीच, अभी रिसेंटली डेटा ब्रीच हुआ है एंड इस चीज में इसके पीछे जो रीजन निकल करके सामने आई है दैट वाज ऑफ द टेलीग्राम बॉट, ठीक है। सो टेलीग्राम के थ्रू जो है ये बेसिकली डेटा ब्रीच करने का जो है वो सीन सामने आया है, राइट। एंड इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है ये उसी वजह से, टेलीग्राम एक तरीके से बहुत अच्छा भी है, लेकिन अगर देखें तो टेलीग्राम जो है वो एक्चुअली इज नॉट इवन दैट सेफ एंड गुड ऑल्सो, क्योंकि आप जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर दिए, किसी से चैट कर लिए एंड उसके बाद जो है सारी डेटा डिलीट हो जाएगी, राइट। विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर नॉलेज, द होल ऑफ द डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम देयर, ओके। तो एक तरीके से दैट इज गुड ऑल्सो बिकॉज यू आर गेटिंग ऑल द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल द काइंड ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट रिलेटेड टू योर स्टडीज एंड एनीथिंग, you can chat secretly also, everything is available over there, but the thing is the security, ओके तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए, सिक्योरिटी। The bot shared personal information including names, Aadhaar and passport numbers also when users entered their phone numbers. उन्होंने अपना जब फोन नंबर एंटर किया तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वहां पर अवेलेबल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली इसी वजह से, यही रीजन है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ कि ये कैसे हो गया करके। एंड अक्सर इस टाइप की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, डेटा जो है वो लीक हो गया, डेटा है जो लीक हो गया। देखिए आज के डेट में जो रिसोर्स सबसे, जो भी चीज मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेटा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खजाना है डेटा। ये डेटा से जो है आप अलग अलग तरीके के आपके नीड के अकॉर्डिंग उस डेटा का आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यू माइट बी गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। रैंडमली किसी भी बैंक से जो है वो आपको कॉल आ जाता है, उनके पास कैसे नंबर गया भाई, है ना, वो डेटा फेच किए उन्होंने, कौन जो है वर्किंग है उन लोगों को कॉल करो, कौन जो है स्टूडेंट्स है उन लोगों को। अब देखिए इग्नू के ही बात कर लीजिए, इग्नू में आपने एडमिशन लिया, राइट।
आपको असाइनमेंट जो है वो बनाना पड़ता है, राइट, वो हो गया। अब जो असाइनमेंट आपको करना पड़ता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो वर्किंग होते हैं, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं, अब लोग क्या करेंगे, दूसरे जो थर्ड पार्टी है, व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी कॉलिंग द पीपल कि आपको असाइनमेंट के लिए चाहिए तो आई कैन हेल्प यू, दे विल बी गेटिंग द मैसेजेस ऑल्सो, वी कैन हेल्प यू। हाउ दे आर गेटिंग ऑल दीज नंबर्स एंड ऑल डेटा, ये जो कलेक्शन हो रहे हैं उसी डेटा को बेसिकली ये यूज करके दे आर कॉलिंग यू। तो डेटा, अब उसी डेटा में से सपोज कि 1000 लोगों को उन्होंने कॉल किया, उसमें से 100 लोग भी अगर मान गए तो उनका बिजनेस चल पड़ रहा है, राइट, हमने असाइनमेंट करके दे दिया, ओके वेल गुड, राइट। तो इस तरीके से जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी टाइम बहुत सारे लोग हैं जिनको रैंडमली कहीं से भी कॉल आता है, राइट, इट्स जस्ट लाइक नो वेयर, आपने उस टाइप के जो कोई वेबसाइट है वहां पे आपने अपने आप को रजिस्टर भी नहीं किए होंगे, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग the calls and all, right, or the messages and all you might be getting from there। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जो और उन लोगों का बिजनेस ही उसी चीज पे, उसी पर्टिकुलर प्रोटोटाइप पे जो है वो बेसिकली चल रहा है, ओके। तो डेटा जो है आज के डेट में वो एक खजाना है, वो सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है आज के डेट में। पैसा बनाने के लिए भी डेटा चाहिए। सो दिस वॉज द सीन रिलेटेड टू दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लीक जो हुआ है उसके क्या कंसर्न्स हैं कि ठीक है ये जो हुआ देन व्हाट, ओके। डेटा लीक होने की वजह से जो है आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि कोई जो है आपके जैसे प्रोजेक्ट कर सकता है एंड आपके डेटा का गलत यूज कर सकता है। सो दैट इज द रीजन ओवर हियर। नेक्स्ट इज द फ्रॉड, phishing, spamming, and harassment can also be done. So this is the main concern, one of the concerns over here. Oh, okay, now it can also lead to the targeted attacks based on the vaccination status or that of the location, eroding public trust and impacting the vaccination drive also. There might be some people जिन्होंने vaccination नहीं लिया हो, there might be some people जिन्होंने सिर्फ एक vaccination लिया हो, okay, तो एक तरीके से उनका जो है लोग, अगर सोसाइटी में लोगों को पता चल अरे इस बंदे ने तो सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन लिया, उससे दूर रहो करके, इवन इफ द पर्सन इज क्वाइट हेल्दी एंड एवरीथिंग इज गुड ऑन हिज एंड, एवरीथिंग इज फाइन गुड, ओके, तो एक तरीके से वो जो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी उस पर्सन से, तो वो भी एक तो गलत बात है, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्यों हो सकती, मैं एकदम छोटे लेवल की बात बता रही हूँ, ये वाली चीज जो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया। तो इस वजह से ये जो डेटा लीक है ये बहुत ज्यादा ही गड़बड़ काम है बेसिकली, ओके। ऑब्वियस बात है कि आपका डेटा जो है वो पर्सनल है, आपका फोन नंबर आप ऐसे ही किसी को बांटें, तुमको चाहिए ले लो, तुमको चाहिए ले लो, यू कांट डू दैट ना, राइट। सो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर आईडी कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट डोंट गो एंड गिव इट टू एनीवन लाइक दैट, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू होमोनैलिटी। इससे पहले भी हमने ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली किया हुआ है, आपको जो है इसका आंसर करेक्ट आना चाहिए, राइट। इन टर्म्स ऑफ अपराइट वॉकिंग एंड मैनुअल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, होमोनैलिटी एंड ह्यूमंस वर रिलेटेड इन सम ways. Next is that it suggests that early progenitors of modern humans and homonality coexisted at about the same period. You must be answering this question. बहुत ही easy है यहाँ पे ये वाला, ओके। तो यहाँ पे जो बेसिकली दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। यहाँ पे रिसेंट स्टडी हुई थी होमोनैलिटी को लेकर के, दैट होमोनैलिटी जो है वो एक ancient human species है and they might have practiced intentional burial and created rock art in a cave। उन्होंने intentional मतलब जानबूझ करके जो है वो burial बनाए होंगे and उन्होंने cave में जो है मतलब rock art जो है वो भी किए होने हैं। तो ये अभी रिसेंटली हमको ये चीज जो है वो पता चली है। होमोनैलिटी इज अ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन डिस्कवर्ड इन द राइजिंग स्टार केव्स सिस्टम, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका में ये चीज मिली है, 2013 में मिली थी। उसी का ही जो है सारा चीज अरेंजमेंट करके जो है एंड बहुत सारी स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं होमोनैलिटी को लेकर के। एटलीस्ट 15 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग एडल्ट्स, जुवेनाइल्स एंड इन्फेंट्स, ये जो है लगभग जो है कम से कम 15 जो है वो मिले हैं। दीज वर फाउंड एंड मेकिंग द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सिंगल होमिनिन स्पीशीज इन अफ्रीका। 15
जो है वो मिले हैं, कम से कम 15 बोल रहा है तो 15 हम मान लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे 15 मिले हैं इतने सारे, तो इट्स अ ह्यूज कलेक्शन एक तरीके से मिला है। एंड ये सेफ एंड साउंड एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब ये सारे जो इनके है पार्ट्स एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर अवेलेबल, सो उसकी वजह से अरेंज करके पता चला है कि ये इन्फेंट्स का है, ये तो बड़े लोग का है, जो इनाइल्स एंड ऑल उनके बारे में जो है वी कैन स्टडी। अब उनके बारे में है जो हम फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दे are believed to have lived in southern Africa between 335,000 and 24100 years ago। तो बहुत ही साल पहले, तो बहुत बहुत साल पहले जो है ये धरती पे थे किसी टाइम में। ओके, now the controversy related to this thing is that there is a lack of compelling evidence of deliberately excavated pits or anatomical alignment of skeletal remains, casting doubt on intentional burial claims। यहाँ पे intentional burial की बात हो रही है, तो यहाँ पे इशू ये आ जा रहा है कि इस चीज को क्लेम करने के लिए वैसा कोई सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, वैसे सब्सटैंशियल कोई चीज नहीं मिल रही है जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये इंटेंशनली जो है इस तरीके से बरियल्स बना करके उसमें जो है दफनाते होंगे या फिर उस तरीके का काम करते होंगे, राइट। तो वो चीज को लेकर के सब्सटैंशिएट करने के लिए एज सच अभी तक तो है वैसा कुछ नहीं है। Spatial associations of skeletal elements could be attributed to natural processes like that of the trampling and cave collapse। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अरेंजमेंट में बॉडी मिली है तो हो सकता है कि केव कोलैप्स कर गया हो एंड जो पर्सन है वो वहीं पे ही दब गया हो, ऐसा भी हो सकता है। यस, देयर आर पॉसिबिलिटीज, देयर आर वेरियस thousands of possibilities over here on the earth, anything can be there। Absence of dating for the engraving raises doubts about their attribution to Homo naledi। अब जो भी engravings है उसको भी डेट करने की वजह से जो है भी मतलब डाउट्स है, एब्सेंस है वहां पे, तो इसलिए डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि अब ये भी जो चीजें बोली जा रही हैं आर्ट एंड ऑल उन सारी चीजों के लिए वो एक्चुअली में करेक्ट है भी या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इट इज रिलेटेड टू सी लेटर्स। लेटर्स जैसे दिखते हैं बट सी में। It typically grows on the rocky edges of seas and oceans all around the world। Second is masses of sea lettuce are frequently a sign of clean water। Third is it grows all year long and may gather heavy metals। अभी recently sea lettuce का जो केस है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि ये एक इंडिकेशन है कि जो वाटर है that is not healthy, that is not good, कंटैमिनेटेड है, इसलिए इट वॉज अ न्यूज एंड इट वॉज अ बिग, इट वॉज रियली एक तरीके से कह सकते हैं इट इज अ बिग कंसर्न, ह्यूज कंसर्न की बेसिकली बात है। लार्ज कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सी लेटर्स आर frequently a sign of water nutrient contamination। so clean water का केस नहीं है यहाँ पे, कंटैमिनेशन वाला जो है केस वो चीज यहाँ पर आती है। ओके तो हियर यू कैन सी कि 20 स्पीशीज मिली है बेसिकली सी लीटर्स से प्रेजेंटली इन बाल्टिक एंड स्कैंडिनेवियन कोस्ट्स। तो ये एक तरीके से बताता है कि यहाँ पे जो है कंटैमिनेशन बेसिकली हो चुकी है, राइट। एंड ये है क्या, इट ग्रोज नेचुरली ग्रो होती हैं क्योंकि उस तरीके की एनवायरनमेंट, उस तरीके की चीज़ें जो है हैबिटेट उस तरीके से बन जाती है, उस तरीके का सिचुएशन बेसिकली बन जाता है जहाँ पे ये ग्रो करने लगते हैं। ओके, नेचुरली वर्ल्ड वाइड इन लिटरल एंड सब लिटरल वाटर्स अप टू 75 मीटर्स डीप रिक्वायरिंग एम्पल सनलाइट। 75 मीटर्स डीप पे होगा, ढंग से जो है सनलाइट मिल जाए, then okay fine, हम जो है यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। so leeches are very happy but the water animals and the other people are not happy। it is a perennial algae that grows throughout the year with larger blooms occurring during the summer। masses of sea litters can indicate nutrient pollution in the water। अगर बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो है those are not actually water जो है वो सही नहीं है। तो ये देख सकते हैं लीटस यहाँ पे। ओके, सो इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, containing high protein content, advantageous
polyunsaturated fatty acids, dietary fibers and valuable biochemical components also. These are basically good as well. ठीक है, ये जो है वैल्यूएबल मतलब न्यूट्रिशियस है, हाईली न्यूट्रिशियस है. ठीक है, वैसे तो ये न्यूट्रिशियस है बट वाटर के पर्पज से जो है ये एक्चुअली ठीक नहीं है. इन सम रीजन्स ये जो सी लेटस है इसको सूप और सैलड में जो है इसको कंज्यूम भी किया जाता है, इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो इनको कंज्यूम भी करते हैं. ओके, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है. तो इस टाइप की चीजें बेसिकली कहाँ पे यूज होंगी, जहाँ कोस्टल रीजन्स जो है वहां पे ये यूज होंगी for the eating purpose, because these are very nutritious, but for the water this is not good. Next question is related to the Sagar Samriddhi. The very first statement over here is that the Ministry of Shipping's Waste to Wealth project is accelerated by this online dredge monitoring system. Second is the National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts is the company behind Sagar Samriddhi. Which of the above are correct? इसमें से जो है कौन से करेक्ट है? So यहाँ पे जो है both the statements are correct over here. ये तो चीज हमने वहां पर ही पढ़ लिया, स्टेटमेंट में ही वहां पे पढ़ लिया. ठीक है, ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये भी देख लिया. व्हाट इज द एम? एम इज एट टाइटनिंग मॉनिटरिंग फॉर ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मोनेटाइजिंग ड्रेज्ड मटेरियल. इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव. ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइप की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है. ओके, वेस्ट से पैसे बनाने का चीज. ठीक है, it has been developed by the National Technology Center for Ports, Waterways and Coasts. This is also important, right? इसको भी ध्यान में रखिएगा. So it is of that of the PIB से इसको जो है रेफर किया गया है. Next question is related to Kakhovka Dam. Okay, very interesting name. So it is located in which country? Is it in Ukraine, in South Africa, in Australia, or in that of the New Zealand? Where it is? So it is in यूक्रेन. ओके, सो डैम डिस्ट्रक्शन एंड फ्लडिंग. ये जो डैम है इसको डिस्ट्रक्ट करने के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क बेसिकली रेज हो गया है, बिकॉज द यूक्रेनियंस आर सेइंग कि रशिया ने किया है एंड रशिया इज सेइंग कि यूक्रेनियंस ने खुद जो है इसको डिस्ट्रॉय किया है. तो डैम डिस्ट्रक्शन की यहाँ पर जो है वो बेसिकली बात है. ठीक है, ये जो डैम है वहां का. सो फ्रंट लाइन रशियन हेल्ड डैम इन यूक्रेन डिस्ट्रॉयड causing flooding in villages and that of a city. देखिए अब ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा वाला सीन अब सिचुएशन बेसिकली क्रिएट हो गया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है वेस्टर्न साइड से जो भी चीजें हो रही हैं. द यूक्रेन इज नॉट थिंकिंग कि किस तरीके से इस वॉर को जो है जल्दी से जल्दी स्टॉप किया जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एस्केलेट करने से इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यूक्रेन इन एनी वेज. ओके, वोग मैगजीन पे आप जो है आकर के इतना टाइम निकाल करके उस पर पोज मार करके आप फोटोज क्लिक कर रहे हो नो, दिस इज इन नो वे गोइंग टू हेल्प योर पीपल. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प योर पीपल. यू नीड टू थिंक अबाउट कि किस तरीके से इसको जल्दी से स्टॉप किया जाए. इट्स ऑलरेडी डिलेड, बहुत ज्यादा हो गया. यूक्रेन की इतनी सुंदर सुंदर सिटीज जो है वो एकदम ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. तो यूक्रेन को उस साइड में ज्यादा देखना चाहिए. अदरवाइज ना हमें हर जगह विक्टिम बन के घूमने से बेटर है कि उसको कॉन्क्रीट सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए. थाउजेंड्स ऑफ फोर्स्ट, ऑब्वियसली बात है कि डैम डिस्ट्रॉय हो गया है, पानी उसके आसपास के विलेजेस में फैल गया है, तो बहुत सारे जो लोग हैं अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर के रह रहे हैं. एंड रशिया इज बीइंग सेड दैट कि इट हैज कंटिन्यूड शेलिंग रेजिडेंशियल नेबरहुड्स एज वेल. वॉर में you can't expect any kind of mercy. Blame and the international probe is also there. यूक्रेन एंड रशिया जो है एज आई टोल्ड यू एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं उसने तोड़ा तो नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, उसने किया करके इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है. यहाँ पर भी टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगान ने कहा है कि इंटरनेशनल प्रोब होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के कि ये जो डैम है ये बेसिकली किसने तोड़ा है. ओके, आप देख सकते हैं कि डैम के डिस्ट्रक्शन की वजह से ये इतनी खूबसूरत जो शहर है, ये जो विलेज है वो डूब गई है.
हाउ ब्यूटिफुल, इनके घर की छतों को ही देख के पता चल रहा है कि कितनी सुंदर होंगी ये, एंड ये पानी में डूब गई। एनवायरमेंटल एंड न्यूक्लियर सेफ्टी रिस्क इज ऑल्सो ओवर देयर बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज जो ये डैम है ये कूलिंग वाटर प्रोवाइड करती थी यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को, दैट इज दी ज़ैपोरिज़िया। ज़ैपोरिज़िया जो है उसको ये वाटर प्रोवाइड करती थी फॉर द कूलिंग पर्पस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डैम इस वाले जगह पे है, ठीक है, एंड इसी को ही डिस्ट्रॉय करने की बात जो है यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बंजुल फॉर्मूला वाज रिसेंटली इन न्यूज। ये बंजुल फॉर्मूला जो है न्यूज में था, तो ये किस चीज से बेसिकली रिलेटेड है? सार्क, आसियान कंट्रीज, अफ्रीकन यूनियन और दैट ऑफ द G20, इसमें से किससे रिलेटेड है? यू हैव टू टेल दैट। ओके, सो यहाँ पे जो है ये किससे रिलेटेड है? अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है। ओके, अफ्रीकन यूनियन से बंजुल जो है ये रिलेटेड है। हियर यू कैन सी व्हाई द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट शुड हैपन ड्यूरिंग द दिल्ली G20 प्रेसिडेंसी। ये जो है क्यों एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था? तो प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया रिवाइव्ड द फोरम फॉर द इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। इंडिया जो है वो काफी अच्छा कर रहा है इंटरनेशनल फ्रंट पे, विच इज रियली वेरी गुड न्यूज फॉर अस बेसिकली। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ही हैज रिव्यूड द कंसल्टेशंस विद द कैरिबियन कम्युनिटी एंड सीका ऑफ सेंट्रल अमेरिका। India's cooperation with the global south is most visible in its engagement with that of the Africa, that how India is actually involved with it. Okay, it is now time for India to hold IAFS 4th during the G20 presidency in 2023. Okay, यहाँ पे एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स है, तो ये हमारे लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। जब इसमें कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन होगी देन ओनली हमारे लिए पढ़ना जरूरी होगा, अदरवाइज क्या होस्ट हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उतना ज्यादा हमको स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द न्यूरो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यूरो टेक्नोलॉजी। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इट इंक्लूड्स एनी टेक्निक or technological gadget that interacts with the कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टू ट्रैक और कंट्रोल कार्डियक एक्टिविटी। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है या फिर कोई भी टेक्निक या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ट्रैक करती है एंड कंट्रोल या फिर कंट्रोल करती है एक्टिविटी को, तो वो चीज है क्या? नेक्स्ट कह रहा है न्यूरो टेक्नोलॉजीज आर इफेक्टिव रिसर्च टूल्स दैट हेल्प इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ न्यूरो साइंस। नाउ यू हैव टू टेल दैट इसमें से जो कौन से हैं वो करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन। सॉरी, यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 जो यहाँ पर आ रहा है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि एनी टेक्निक और गैजेट दैट इंटरेक्ट्स विद द नर्वस सिस्टम, क्योंकि न्यूरो की बात कर रहा है, नॉट दैट ऑफ द कार्डियो। ओके, तो इसी वजह से वो जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। सो न्यूरो साइंस की बात है यहाँ पे, तो नर्वस जो है उससे रिलेटेड होगी, तो नर्वस सिस्टम टू ट्रैक और कंट्रोल ब्रेन एक्टिविटी इज रेफर टू एज दी न्यूरो टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसी चीज जो कि ट्रैक कर रही है ब्रेन एक्टिविटी को या फिर जो है उसको कंट्रोल कर रही है, वो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर आएगी। सो प्रीवियसली यूनेस्को टू डेवलप एथिकल फ्रेमवर्क ऑन न्यूरो टेक डिवाइसेस विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। यू नेवर नो कौन जो है इसको किस तरीके से बेसिकली यूज कर रहा हो। आई डोंट नो दैट वेदर यू पीपल हैव सीन दिस मूवी और नॉट। एक साउथ की मूवी है जिसमें कि हार्ट पेस जो पेस मेकर बेसिकली लगा रहता है, तो समवन वाज एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट, एंड वो क्या करता है, वो लैपटॉप से ही, आई हैवंट वॉच द होल मूवी, बस उसका एक क्लिप जो है मैंने बेसिकली देखा था, तो उसमें ये चीज़ था कि
वो यहाँ से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ही उसकी हार्ट पेस जो है वो बढ़ा दे रहा है, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट एकदम कम कर दे रहा है. इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड इट इज डूइंग इन सच अ वे, इस तरीके से कर दे रहा है कि हार्ट अटैक हो जा रही है एंड द पर्सन इज डाइंग. सो टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच इज गुड, but technology is something which we need to regulate also, which is very important. So यहाँ पे यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट किया फॉर डेवलपिंग एन एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरोटेक डिवाइस यूसेज. एथिकल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. न्यूरोटेक्नोलॉजी क्या है? मेथड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट इंटरफेस विद द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम से इंटरफेस उसको इंटरेक्ट करता है इन ऑर्डर टू मॉनिटर और मॉड्यूलेट द न्यूरल एक्टिविटी. डिजाइन गोल्स ऑफ न्यूरोटेक्नोलॉजी: control the external devices, repair or normalize function affected by neurological disorders, augment cognitive abilities and advance neuroscience knowledge. So basically इसकी जो usages है, इसके goals जो हैं वो ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आप एक तरीके से इसको ये ना आपका जो ब्रेन जो है ऐसे करके, एंड यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट एंड डू समथिंग by just thinking कि हाँ उस चीज को कंट्रोल करना है or not. So like that. So this is quite good also, but this is अगर इसको गलत तरीके से यूज किया जाए तो ऑब्वियसली गलत भी है. खैर, सो यहाँ पे होता इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये, एंड ऑप्टोजेनेटिक्स एंड फोटो फार्माकोलॉजी, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये सारी चीजें जो है, रेटिनल इम्प्लांट्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, कॉचलियर इम्प्लांट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली इसे करी जा सकती हैं. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टेरेन 1. व्हाट इज टेरेन 1, जो कि बेसिकली अभी रिसेंटली हेडलाइंस में थी. तो ये क्या है? An asteroid composed of uncommon components. Second is NASA created the world's smartest AI robot. Third option is the first rocket ever produced in 3D. And the last one is Japan created the world's fastest supercomputer. So इसका आंसर जो है वो क्या है? That is the option C. ठीक है, इसमें जो है the first rocket ever produced in 3D. 3D में जो है यहाँ पर इसको बनाया गया है. ठीक है, सो टेरेन 1 ये पहली दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट है जिसको कि रिलेटिविटी स्पेस, जो कि एक कैलिफोर्निया की स्टार्टअप है, उन्होंने इसको बनाया हुआ है 3D. 85% of its mass is 3D printed with metal alloys, including that of the engines, powered by ion engines using the liquid oxygen and liquid natural gas propellants. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बेसिकली हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन a little bit of information is good. That is enough over here. Right? 3D प्रिंटिंग क्या है? 3D प्रिंटिंग का मतलब ये नहीं है कि पेपर जैसा आप जो को प्रिंट करके आपको बेसिकली जो है सामने दे दिया. इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग 3 डायमेंशनल ही बनती है, राइट? 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिजिटल फाइल. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग object created by laying down successive layers of the material. It is being laid down and then it is being created by using that only. Each layer represents a thinly sliced crossed section of the object and it enables the production of complex shapes with less material compared to that which we basically use in order to manufacture anything. Okay, so this is what is the 3D, right? So this is it related to today's MCQs क्लासेस. बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिकली भर भर करके इसमें आपको जो है प्रेजेंट करी गई थी. यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या जाता है, रिवाइज कराने की कोशिश करी जाती है. ठीक है, पहले के जो MCQs हो गए, मतलब पहले के जो करंट अफेयर्स हो गए, आज के हो गए, तो इस टाइप से एकदम मिक्स करके आपको करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर दिया, सो दैट अगर आप जो है पहले के करंट अफेयर्स मिस कर गए हो या फिर भूल गए हो पढ़ने के बाद राइट, तो उसी चीज़ को जो है एक तरीके से रिवाइज करके
फिर से जिंदा कर देना, जिंदा हूँ मैं, है ना तुम्हारे दिमाग में। तो वही पूछता है करंट अफेयर्स आपसे। चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट डेमो क्लास टुमारो over there in the class. Bye bye, take care and have a great time.